जवाब में सुहानी अपना सिर हिला देती है। फिर विवेक बौखलाहट के साथ आगे कहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? निशा कुछ सोचते हुए कहती है, अब तो इस पजल को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। निशा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहती है, सब कुछ उस विशिंग वेल से जुड़ा हुआ है। ये पता लगाने के लिए आज रात हमें विशिंग वेल के पास जाना चाहिए। निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक हक्के बक्के रह जाते हैं और आंखें फाड़कर उसे देखने लगते हैं। डर से विवेक के माथे पर पसीना आ गया था। फिर विवेक हकलाते हुए कहता है, तू पागल हो गई क्या? खुद तो मरना चाहती ही हो और हमें भी मारना चाहती हो। तुम्हें पता है ना, रात में जो कोई भी उस रास्ते से जाता है वो जिंदा नहीं बचता। निशा कहती है, सुहानी तो जिंदा बच गई ना, इसका मतलब वहाँ सब नहीं मरते हैं। विवेक परेशान होकर सुहानी को देखता है और कहता है, सुहानी ये लड़की पागल हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। सुहानी कुछ देर खामोश रहती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे लगता है कि हमें ये चांस लेना चाहिए। सुहानी की बात सुनकर निशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन विवेक खुद से कहता है, विवेक तू भाग ले यहाँ से, वरना ये दोनों पागल औरतें तुझे मरवा देंगी। विवेक की हालत देखकर निशा उससे कहती है, तुम चलो या ना चलो, मैं और सुहानी आज रात 10 बजे उस विशिंग वेल के पास जा रहे हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। ये कहकर निशा सुहानी का हाथ पकड़ती है और उसे साथ लेकर कैंटीन से बाहर चली जाती है। विवेक वहाँ अपना सर पकड़कर बैठा रह जाता है। शाम हो चुकी थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज से जा चुके थे, इसीलिए कॉलेज अब लगभग खाली हो गया था। सुहानी भी अपना काम खत्म करके कॉलेज हॉल से गुजर रही थी। तभी चलते हुए सुहानी एक स्टोर रूम के दरवाजे के पास से गुजरती है तो अचानक से स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और रूम के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और सुहानी को अंदर खींच लेता है। सुहानी घबराकर चीख पड़ती है। तभी एक हाथ उसके मुंह को बंद कर देता है। स्टोर रूम में बिल्कुल अंधेरा था। सुहानी को किसी ने दीवार से सटा दिया था और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था। सुहानी उसकी पकड़ से छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी उसके चेहरे के सामने एक लाइटर जलता है और वहाँ कुछ रोशनी आ जाती है। उस रोशनी में सुहानी को अपने सामने खड़े उस शख्स का चेहरा दिखता है और वो शॉक्ड रह जाती है। सुहानी के सामने युवराज था, जो उसे नाराजगी के साथ देख रहा था। सुहानी डरते हुए कहती है, युवराज सर, आप? युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, बेवजह अनजानी चीजों को छेड़ना बंद करो, वरना इसकी वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। युवराज के मुंह से ये सुनकर सुहानी और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। कुछ दिनों पहले पद्मिनी सिंघानिया ने भी सुहानी से यही कहा था। अपनी बात पूरी करके युवराज सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटाकर कुछ कदम पीछे हो जाता है। सुहानी युवराज के इस बर्ताव से डर गई थी और वो फौरन वहां से भाग जाती है। सुहानी के जाने के बाद युवराज कहता है, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो तुम्हें मौत के अलावा और कहीं नहीं लेकर जाएगा। मैं हर बार तुम्हें नहीं बचा सकता। रात के 9:30 बज रहे थे। पूरे शहर में खामोशी छाई हुई थी। पिछले कुछ दिनों से हुई घटनाओं ने लोगों को डरा दिया था। शहर के लोग अब ज्यादा देर तक नहीं जागते थे। रात में शहर की सड़कें सुनसान रहती थी। जो बाहर निकलता था उसकी मौत तय थी। इस बीच निशा और सुहानी वार्डन से छुपते हुए दबे पांव हॉस्टल से बाहर निकलती हैं। हॉस्टल के बाहर का नजारा तो और भी भयानक था। चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर पेड़ों पर चमकते हुए जुगनू ही दिख रहे थे। आसपास कोई इंसान तो दूर, एक जानवर भी नहीं था। इस अंधेरे और सन्नाटे में उल्लू की आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी। पुराना रोड तो दूर,
निशा और सुहानी की तो एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों हॉस्टल के गेट के पास खड़े घबराते हुए वहां का नजारा देख रही थीं। तभी एक धीमी सी आवाज निशा और सुहानी के कानों पर पड़ती है, जो ठीक उनके पीछे से आ रही थी। तो चलें विशिंग वेल की तरफ। ये आवाज सुनते ही उन दोनों के दिलों की धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं। डर से उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और मुंह से आवाज नहीं निकलती है। उनकी तो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं होती। कुछ पल बाद सुहानी हिम्मत करके पीछे मुड़ती है और चौंकते हुए कहती है, विवेक तुम? विवेक डर के साथ मुस्कुराते हुए दोनों के पीछे खड़ा था। उसे देखकर निशा और सुहानी की जान में जान आती है। विवेक को देखकर निशा उस पर बरसते हुए कहती है, यू इडियट, क्या तुम हमें हार्ट अटैक से मारना चाहते हो? विवेक शर्मिंदगी के साथ बस मुस्कुरा देता है। निशा आगे कहती है, वैसे तुम तो यहाँ मरने के लिए नहीं आने वाले थे ना, तो क्यों आ गए? विवेक शर्मिंदगी के साथ कहता है, अगर तुम लड़कियां इतनी हिम्मत दिखा सकती हो तो मैं तो एक लड़का हूँ ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती है, अच्छा लड़के हो, चलो देखते हैं कितनी हिम्मत दिखा पाते हो। इसके बाद वो तीनों हिम्मत करके पुराने रोड की तरफ चल पड़ते हैं। सुहानी, निशा और विवेक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। रात के इस सन्नाटे में उनके कदमों की आहट भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हवा के हल्के से झोंके से एक पत्ती के हिलने की आवाज तक किसी को भी डराने के लिए काफी थी। विवेक डरते हुए धीमी आवाज में कहता है, हम अभी भी वापस जा सकते हैं। शट अप विवेक, चुपचाप चलते रहो। निशा का जवाब आता है। कुछ देर चलने के बाद तीनों विशिंग वेल के पास पहुंच जाते हैं। विशिंग वेल पुराने रोड से कुछ ही दूरी पर जंगल के अंदर था। उस साई के डर से रात को शिमला के लोग विशिंग वेल तो दूर उस पुरानी रोड के आसपास भी नहीं आते थे। विशिंग वेल सालों पुराना एक कुआं था, जिसकी रेलिंग बड़े बड़े पुराने पत्थरों से बनी हुई थी। उसकी गहराई के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया था। जो भी उसके पास जाता था वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता था। विशिंग वेल के पास पहुंचते ही उन तीनों की हालत डर से खराब हो जाती है। निशा उस कुएं को देखते हुए कहती है, यार यहाँ आ तो गए, लेकिन आगे क्या प्लान है? सुहानी घबराहट और हैरानी के साथ निशा से कहती है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई प्लान होगा। निशा जवाब देती है, मैंने प्लान के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर विवेक चिढ़ते हुए कहता है, जब तुम दोनों के पास कोई प्लान ही नहीं था तो क्या हम यहाँ उस साई का डिनर बनने आए हैं? सुहानी और निशा खामोश रहते हैं। उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। वो तीनों हिम्मत करके धीरे धीरे उस विशिंग वेल के और करीब जाते हैं और उसको चारों तरफ से देखने लगते हैं। उन तीनों के हाथ में उनका मोबाइल था, जिसकी फ्लैश लाइट की मदद से वो आसपास देख पा रहे थे। उस कुएं के चक्कर लगाते हुए विवेक का एक हाथ विशिंग वेल की रेलिंग पर पड़ता है तो वो डर कर चीख पड़ता है और अपना हाथ फौरन हटा लेता है। विवेक के चीखने से सुहानी और निशा की भी चीख निकल जाती है। वो दोनों विवेक को देखती हैं, जो सही सलामत खड़ा था। सुहानी विवेक से कहती है, क्या हुआ? विवेक जवाब देता है, कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे छू लिया था, इसलिए डर गया। ये सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। तुम तो ऐसे डरकर हमें भी मरवा दोगे। विवेक अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैं क्या करूं? मैं बस। इतना कहकर विवेक खामोश हो जाता है और उसके चेहरे का डर और बढ़ जाता है। अचानक से वहां का मौसम बिल्कुल सर्द हो गया था और उन तीनों को अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तीनों पीछे मुड़कर देखने की
हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। निशा हकलाते हुए कहती है, ये किसकी आवाज है? विवेक तो लगभग रोते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उन तीनों को अपने पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। आज शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आया है। सुहानी, निशा और विवेक के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तीनों बिना पीछे मुड़े ही तिरछी नजर से पीछे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन तीनों के ठीक पीछे ही वो साया था। जब वो तीनों पीछे नहीं मुड़ते तो वो साया हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे उन तीनों के सामने आने लगता है। साए के सामने आने पर वो हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाते हैं। उन्हें अपने सामने घना काला धुआं दिखाई देता है, जिसने एक बड़े से इंसान का आकार लिया हुआ था। उसे देखकर किसी को भी ये समझने में देर नहीं लगती कि पुराने रोड पर उस साए की कहानी सच है, और इस वक्त वो साया ठीक उनके सामने है। उस साए को देखते ही निशा, विवेक और सुहानी एक साथ चीख पड़ते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वो भागने के लिए जैसे ही अपने पैर उठाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। अगले ही पल उस साए का हाथ सुहानी का गला पकड़कर उसे हवा में कुछ फीट ऊपर उठा लेता है। ये देखकर निशा और विवेक जोर से चीख पड़ते हैं, सुहानी! सुहानी अपने हाथ पैर मारकर छूटने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। निशा और विवेक जमीन से चिपके हुए थे और चाहकर भी सुहानी की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। सुहानी साए की पकड़ में हवा में छटपटा रही थी और अब उसका दम घुटने लगा था। सुहानी की हालत देखकर निशा और विवेक बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो देख रहे थे कि सुहानी की सांसें थम रही थीं। साए की पकड़ में सुहानी के मन में बस यही उम्मीद थी, युवराज। वो सोच रही थी कि शायद हमेशा की तरह युवराज आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन आज युवराज वहां नहीं था। सुहानी की ऐसी हालत देखकर विवेक को कुछ याद आता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। विवेक अपने शर्ट के अंदर से एक लॉकेट निकालकर उसे देखने लगता है। वो एक गहरी सांस लेता है और उस लॉकेट को निकालकर साए की तरफ फेंक देता है। वो लॉकेट जैसे ही उस साए को लगता है, अचानक से सुहानी नीचे गिर जाती है, मानो उस लॉकेट ने साए की पकड़ को कमजोर कर दिया हो और सुहानी उसके हाथ से छूट गई हो। निशा और विवेक के पैर जो जमीन से चिपक गए थे, वो अब आजाद हो जाते हैं। वो तुरंत ही भागकर सुहानी के पास जाते हैं। सुहानी अभी भी होश में थी और वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। विवेक और निशा सुहानी की उठने में मदद करते हैं और तीनों बिना देर किए वहां से भागने लगते हैं। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो साया भी उन तीनों के पीछे पीछे आ रहा है। कुछ देर भागने पर सुहानी को ऐसा लगता है जैसे वो साया उनसे दूर होता जा रहा है। सुहानी को अब उस नेगेटिव एनर्जी का एहसास नहीं हो रहा था जो उस साए के आसपास होने से होती थी। कुछ दूर और भागने पर सुहानी को एक बहुत पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है और वो अपने आसपास देखने लगती है। दौड़ते हुए सुहानी कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है। निशा इरिटेट होकर कहती है, अरे वो साया कम है क्या जो कोई और भी आ गया? सुहानी कहती है, मेरा मतलब उनसे है। ये कहकर सुहानी कदम रोक लेती है और सामने देखती है। सुहानी के रुकने पर निशा और विवेक भी रुक जाते हैं और वो भी उसी तरफ देखते हैं जहां सुहानी देख रही थी।
एक शख्स पहाड़ी के किनारे पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके बाल और दाढ़ी लंबे थे, जो सफेद हो चुके थे। कपड़े के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक सफेद धोती पहनी हुई थी। शिमला की इस ठंड में पता नहीं कैसे उन्हें गर्म कपड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। साथ ही उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। देखने में वो कोई तेजस्वी साधु लग रहे थे। सुहानी, निशा और विवेक चलकर उनके पास जाते हैं। कौन है वो शख्स और क्या है विशिंग वेल का राज? क्या होगा अब सुहानी, निशा और विवेक के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।